हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट। आज का हमारा टॉपिक होगा आउटसोर्सिंग। इसमें देखेंगे अगर कोई कंपनी ऐसी एक्टिविटीज़ जो सी वो खुद कंपनी जनरेट कर सकती थी या ऐसे काम जो से वो कंपनी खुद भी परफॉर्म कर सकती थी, लेकिन अब वो काम किसी और कंपनी से करवा रही है या उनको आउटसोर्स कर रही है मार्केट के अंदर। तो हम देखेंगे कि कंपनी क्यों आउटसोर्सिंग करती है, इसके पीछे कौन सी थ्योरी होती है, इसमें अगर कोई रिस्क हैं तो वो कौन से हैं। अगर हमारे पास किसी भी कंपनी ने अगर आउटसोर्स करनी है अपनी कोई एक्टिविटीज़ और अगर उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो वो उसमें से जो सा बेस्ट ऑप्शन है उसको किस तरह उसने सेलेक्ट करना है, उसके लिए हम एक प्रॉब्लम एग्जांपल देखेंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि आउटसोर्सिंग होता क्या है। आउटसोर्सिंग इज ट्रांसफरिंग एक्टिविटीज़ दैट हैव ट्रेडिशनली बीन इंटरनल टू एक्सटर्नल सप्लायर्स। एक्चुअली दो तरह के सप्लायर्स होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल सप्लायर होते हैं। तो आउटसोर्सिंग इज़ नॉट परचेजिंग मतलब कोई रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि कंपनी है वो कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी टेक्सटाइल की कंपनी है, ठीक है, तो अगर वो कहीं से कॉटन ख़रीद रही है तो ये आउटसोर्सिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉटन तो वो कंपनी तो नहीं ना जनरेट कर सकती, उसका तो एक एग्रीकल्चर का एक स्पेशल उसके लिए मतलब एक प्रोसेस है। तो ये तो सिंपल है, परचेजिंग आपने रॉ मटेरियल उसको इन हाउस लेके आना है। आउटसोर्सिंग वो एक्टिविटीज़ होंगी जो सी कंपनी खुद परफॉर्म कर सकती है लेकिन वो कर नहीं रही। फॉर एग्जांपल उसी कंपनी का अगर एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो अगर एचआर डिपार्टमेंट का एक ऐसा फंक्शन जो सा एक हायरिंग है या टेक्निकल आउट रिक्रूटिंग है, तो वो कंपनी खुद की बजाय किसी आउटसोर्स कर देती है, किसी और कंपनी को कह देती है कि आप हमें बंदे हायर करके दे दें, तो ये जो सा फंक्शन होगा ये आउटसोर्सिंग का होगा। तो अगर हमारे पास नीचे डायग्राम है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह की सप्लाई चेन है, इंटरनल सप्लाई चेन है, एक्सटर्नल सप्लाई चेन है। इंटरनल सप्लाई चेन में क्या आता है, परचेजिंग, ये आपके डिपार्टमेंट में जब चीज़ें परचेज़ की, जब चीज़ें परचेज़ होती हैं तो फैक्ट्री में वो इन हो जाती हैं। आपकी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है या आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो परचेज़ होने से जब चीज़ परचेज़ होती है तो वो आपके पास आपके सिस्टम में आपकी जो सी बाउंड्रीज़ हैं कंपनी की उसके अंदर वो इन हो जाती है। दैन उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोडक्शन होती है, और दैन डिस्ट्रीब्यूशन होकर उसकी डिस्पैच हो जाती है। डिस्पैच किधर जाती है, कस्टमर के पास जाती है। तो ये हमारा एक्सटर्नल सप्लाई चेन आ रहा है, कस्टमर में जा रही है मतलब चीज़ें, और कुछ हमारे सप्लायर हैं जो से हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वो सब असेंबलीज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग के केस में वो सब असेंबलीज हमारे पास, हम उसको अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। ये ऐसे फंक्शंस जो से कंपनी खुद परफॉर्म कर सकती थी लेकिन कंपनी कर नहीं रही वो फंक्शंस परफॉर्म, तो इसको हम आउटसोर्सिंग कहेंगे। मतलब ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो सी कंपनी इंटरनली भी परफॉर्म कर सकती है या वो करती रही है, इन फ्यूचर वो आगे नहीं करना चाहती, ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ होंगी। आउटसोर्सिंग इन इंक्रीजिंग अगेंस्ट बोथ लोअर कॉस्ट एंड मोर स्पेशलाइजेशन इन द मार्केट। ये क्यों बढ़ रही है आउटसोर्सिंग विद द टाइम, क्योंकि अगर आपके पास ऐसे चीपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, अगर आप कोई एक सब असेंबली प्रोड्यूस कर रहे हैं और मार्केट के अंदर कोई आपको उसी तरह की सब असेंबली कम कॉस्ट में मिल सकती है तो आप उसको आउटसोर्स कर लेंगे, आप बाहर से बनवाना स्टार्ट कर देंगे। और अगर कोई बाहर ऐसा वेंडर बैठा हुआ है जो सा उसमें ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है, तो देन आप आउटसोर्स कर देंगे। इसकी बड़ी अच्छी सी एग्जांपल है एप्पल की। अ फर्म सच एज एप्पल फाइंड देयर कोर competency इन क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन, दे मे वांट टू आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग। और होता भी है कि एप्पल की जो सी मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना में होती है। फॉर एग्जांपल उनके जो सी सिलिकॉन चिप्स हैं या जो मोबाइल वगैरह जो भी बनते हैं वो चाइना में होते हैं उनके, लेकिन उनकी जो सा प्रोडक्ट का जो सा डिज़ाइन है, क्रिएटिविटी है या सॉफ्टवेयर हैं, इस तरह की चीज़ें वो उनके मतलब जहाँ पे कैलिफोर्निया के अंदर गालिबन उनका है, तो वो अमेरिका के अंदर ही उनका सारा काम होता है। लेकिन उसकी जो सी मैन्युफैक्चरिंग है, अब उसकी कोर कम्पिटेंसी क्या है, उसका डिज़ाइन है, इनोवेशन है, उसके अंदर क्रिएटिविटी लेके आना है, वो खुद कर रहे हैं। लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर उनको लेस कॉस्टली सोल्यूशन मिल रहा है चाइना के अंदर और वो उसमें स्पेशलाइज्ड भी है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो वो खुद नहीं बनाएंगे, वो बाहर कर देंगे, आउटसोर्स कर देंगे उसको। अब हम इसमें दोबारा देखेंगे कि हम आउटसोर्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमने पीछे भी वैसे स्टडी कर ली है इसको, लेकिन इसके पीछे जो सी मेन थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। दो तरह की थ्योरी होती है, एक होती है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज और दूसरी होती है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। इन दोनों थ्योरी के दरमियान जो सा डिफरेंस होता है वो भी हमने एक ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसमें मैं फोकस करूंगा ओनली ऑन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। अ थ्योरी विच स्टेट्स दैट कंट्रीज बेनिफिट, एक्चुअली ये जो जब ये थ्योरीज डेवलप हुई थी तो ये कंट्रीज़ की जो सी इंटरनेशनल ट्रेड थी उनके बारे में थे, तो डेफिनेशन उसी तरह लिखी हुई है।
A theory we state that countries benefit from specialization in exporting goods and services in which they have relative advantage, and they benefit from importing goods and services in which they have a relative disadvantage. कहना वो ये कह चाहता है कि अगर एक कंपनी, अगर कोई मुल्क, और अगर हम इसको एक कंपनी के लेवल पे भी ले लें, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ऑटोमोटिव की कंपनी है, वो कारें भी बना सकती है, वो बाइक्स भी बना सकती हैं, लेकिन अगर उसकी स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ऐसी चीज़ के अंदर है, कारों के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, कारें वो ज़्यादा अच्छी बनाती है, तो उसको मोटरसाइकिल बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको चाहिए कि वो कारें जो सी अच्छी बना रही है उसको बनाए। या हम अगर इसको दोबारा डिसइंटीग्रेट करें, कंपनी एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कारें प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, अब कंपनी इंजन बना रही है, उसका डिज़ाइन सारा बना रही है, फैब्रिकेशन कर रही है, लेकिन वो टायर्स अच्छे नहीं बना सकती, और उसको एक टायर्स के लिए एक बाहर एक कंपनी है जो सी मोर स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, या किसी और कंट्री में है, ठीक है, उनके टायर्स बड़े अच्छे होते हैं, तो वो उनको आउटसोर्स कर सकती है, उनको वो परचेज़ कर सकती है, वहाँ से ले ले। उनको ऐसी एक्टिविटीज़ के ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जिनमें वो स्पेशलाइज नहीं है, उनको इंपोर्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर तो उनके अपनी कंट्री में अवेलेबल हैं, दैट्स गुड, लेकिन अगर किसी और कंट्री में अवेलेबल है तो वहाँ से वो इंपोर्ट कर लें, ठीक है। तो कंपनी को उसकी जो सी कोर कंपिटेंसी है, फॉर एग्जांपल अगर हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं, वो अगर गाड़ियों की फैब्रिकेशन में ज़्यादा अच्छी है या वो इंजन बनाने में अच्छे हैं, तो वो फिर वही बनाएं, ठीक है। तो और उनके पास मार्केट में बेटर सोल्यूशन है टायर्स के लिए, तो वो उन टायर्स को वो वहाँ से परचेज़ कर लें। इसमें आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, इफ़ एन एक्सटर्नल प्रोवाइडर मीन्स मार्केट के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, कोई कंपनी बैठी हुई है। इफ़ एन एक्सटर्नल प्रोवाइडर कैन परफॉर्म एक्टिविटीज़ मोर प्रोडक्टिवली देन द परचेजिंग फर्म, एक परचेजिंग फर्म है ABC, उससे ज़्यादा अच्छा मार्केट में एक और कंपनी बैठी हुई है, ठीक है, और वो मोर प्रोडक्टिवली उसकी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, देन द एक्सटर्नल प्रोवाइडर शुड डू द वर्क, तो कंपनी को क्या कर देना चाहिए, आउटसोर्स कर देनी चाहिए वो चीज़, ठीक है। अगर हम गाड़ी की एग्जांपल लें, कंपनी इंजन अच्छा बना रही है, फैब्रिकेशन उसकी अच्छी कर रही है, डिज़ाइन अच्छी कर रही है, और टायर एक बाहर एक कंपनी बैठी हुई जो से टायर अच्छे मैन्युफैक्चर कर रही है, तो कंपनी को क्या चाहिए, वो टायर उसे ले ले, उसे परचेज़ कर ले। दिस अलाउज द परचेजिंग फर्म, कौन सी परचेजिंग फर्म, जो सी गाड़ियों का इंजन बना रही है, उसकी फैब्रिकेशन कर रही है। दिस अलाउज द परचेजिंग फर्म टू फोकस ऑन व्हाट डज इट बेस्ट, इट्स कोर कम्पिटेंसी। उससे होगा क्या कि कंपनी की जो सी कोर कम्पिटेंसी है, फैब्रिकेशन है, इंजन का डिज़ाइन है, ठीक है, गाड़ी का डिज़ाइन है, उसके ऊपर जो सी उसकी वर्किंग है, उसके ऊपर उसका फोकस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो सी कंपनी खुद कर, वो कंपनी में भी कंपनी की इतनी कैपेसिटी हो कि वो अपना टायर्स का आलादा यूनिट लगा ले, या पास्ट में वो बनाती थी टायर अपने, लेकिन इन फ्यूचर के लिए कंपनी क्या सोच रही है कि ठीक है जी, इस पे हमारी कोर कंपटीशन नहीं है टायर बनाना, तो हम किसी को आउटसोर्स कर देते हैं, और हम बाकी जो सा अपनी जो सी हमारी कोर कंपटीशन है उनको हम लेके चलते हैं। आउटसोर्सिंग, अगर आप रॉन्ग एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कर देंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, वो हम देखेंगे कि कौन से इसमें रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आता है इनएडिक्वेट प्लानिंग एनालिसिस। आपने अगर किसी भी एक्टिविटी को आउटसोर्स करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग है। अगर आप उसको, या तो आप पहले उसको परफॉर्म कर रहे हैं उस एक्टिविटी को अपनी इंडस्ट्री के अंदर, लाजमी बात है हमने अपना पूरा एक यूनिट ख़त्म करना होगा, ठीक है, देन उसको आउटसोर्स करना है, ठीक है। या फिर अगर आप कई नई कंपनी ही लगा रहे हैं तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो सी आप आउटसोर्स कर रहे हैं, तो आपको प्लानिंग इसके लिए चाहिए होता है, एनालिसिस चाहिए होता है कि आपने कौन सी एक्टिविटीज़ आउटसोर्स करनी है और कौन सी नई एक्टिविटीज़ करनी है। इनएडिक्वेट प्लानिंग से इशू क्या आते हैं, क्वालिटी के इशू आ सकते हैं, सप्लाई चेन के इशू आ सकते हैं। सप्लाई चेन के तो बहुत इशू आएंगे, क्योंकि जब आपने चीज़ें आउटसोर्स कर देनी है, अब वहाँ से मैन्युफैक्चरर के एंड पे चीज़ें आनी हैं, बाहर से चीज़ें आनी हैं। क्वाइट पॉसिबल है आप आउटसोर्स इसीलिए कर रहे हैं कि वही वो आपसे ज़्यादा एफिशिएंट है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन क्वाइट पॉसिबल है उनके विद टाइम क्वालिटी इशूज़ हैं, ठीक है, उनके सप्लाई चेन के इशूज़ हैं, डिलीवरीज लेट हों। इंक्रीज लॉजिस्टिक्स, अगर आप अपनी मतलब कंपनी के अंदर चीज़ें मैन्युफैक्चर करते तो आपकी जो सी लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम होती है, इन्वेंट्री कॉस्ट कम होती है, लेकिन अब ये बढ़ जाएंगी। पोटेंशियल क्रिएशन ऑफ फ्यूचर कंपटीशन, आप अगर अपनी फॉर एग्जांपल आप अपनी कोई कोर कंपटेंसी है आपकी, ठीक है, उसी को आप आउटसोर्स कर देते हैं और वो उसके अंदर मतलब स्किल्ड हो जाता है, तो क्वाइट पॉसिबल है वो अपना यूनिट लगा ले, ठीक है, तो आप अपने लिए एक फ्यूचर कंपटीशन भी मतलब कर रहे हैं। इफ़ ओवरसीज रिस्क कैन इंक्रीज, तो यही है कि अगर आप ओवरसीज़ आउटसोर्स कर देते हैं, किसी और कंट्री से चीज़ें मंगवा रहे हैं, ठीक है, तो जो से रिस्क होंगे वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लाजमी बात है लॉजिस्टिक कॉस्ट उसमें ज़्यादा आ जाएंगी, डिलीवरीज आ जाएंगी, इन्वेंट्री कॉस्ट उसमें ज़्यादा आ जाती हैं।
अब हमारे पास फैक्टर रेटिंग मेथड इसमें आता है, ठीक है जी। मतलब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हमने किन को आउटसोर्स करना है, तो हम किसको आउटसोर्स करेंगे। यहाँ पे हम इसको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि हमारे पास एक कंपनी है, वो स्पेशलाइज इन डिज़ाइनिंग ऑफ हाई राइज ऑफिस बिल्डिंग, हैज़ डिसाइडेड टू आउटसोर्स इट्स IT डिपार्टमेंट। उसने अपना IT डिपार्टमेंट और वो या IT फंक्शन है जो सा वो आउटसोर्स करना है। वो तीन को कंपनी को मतलब आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर्स तीन हैं जिनको वो कंसीडर कर रहे हैं। एक US में है, ठीक है, ऑनलाइन ही है मतलब, और एक इंडिया में और एक इसराइल में है। और वो कहते हैं कि हमने इसमें से बेस्ट कौन सा है। प्रोसीजर ये है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी लिस्ट ऑफ 7 क्राइटेरियाज हैज़ बिन कंसिडर्ड क्रिटिकल। कंपनी कहती है कि हमारे ये 7 क्राइटेरियाज हैं जो से क्रिटिकल हैं, अगर मतलब जिसको भी हमने आउटसोर्स करना है तो वो इन 7 क्राइटेरियाज पे पूरा उतरे। ईच फर्म हैज़ बिन रेटेड ऑन अ 1 to 5 स्केल विथ 5 बीइंग द हाईएस्ट, ठीक है। 1 से 5 तक उन क्राइटेरिया के अगेंस्ट हमने उनको रेट करना है। अब चलें, अब हम जहाँ पे देखते हैं, अब हमारे पास कौन से वो क्राइटेरिया हैं कि जिसको भी हमने आउटसोर्स करना है, कैन रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो सी कंपनी ने करनी है, पैसों की शक्ल में वो कम हो जाए। स्किल्ड पर्सनल, उनके मतलब लोग जो से स्किल्ड होने चाहिए। कैन इम्प्रूव क्वालिटी, इनके जो से IT सिस्टम की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। कैन गेन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी नॉट इन द कंपनी, ये चीज़ है जिसमें कैन क्रिएट क्रिएशनल कैपेसिटी इनकी प्रूव हो जाए, ठीक है। अलाइन विद पॉलिसी फिलोसफी कल्चर, इनकी कंपनी के जो सा कल्चर है या फिलोसफी उसके साथ उनकी भी फिलोसफी अलाइन हो रहे। अब इनको सबको उन्होंने वेटेज दे दी है, इसकी 0.2 है, इसकी 0.2 है, 0.2 है, और एंड वाले उनकी 0.1 है। टोटल करेंगे तो वो यूनिटी बन जाएगा, एक बन जाएगा, ठीक है। अब अगर US में जो सी कंपनी है BIM है, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास आ रहा है कि इसको उन्होंने नंबर दिए 3। 0.2 उसकी इंपॉर्टेंस की वेटेज थी, और 0.2 के साथ उन्होंने मल्टीप्लाई किया 3 को, तो ये 0.6 बन गया। इसी तरह इसकी 0.2 थी, इसको 5 में से 4 नंबर दे दिए उन्होंने। वो हमने बात की ना कि 1 to 5 स्केल है, ठीक है, 4 नंबर दे दिए। 0.2 इंपॉर्टेंस की वेटेज थी तो 0.8 आ गया। स्किल्ड पर्सनल इनका काफ़ी अच्छा है, 5 है, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1.0 आ गया। इसी तरह 4 इसमें दिए हैं, कैन इम्प्रूव क्वालिटी, उसमें से उनको 4 नंबर दिए हैं, ठीक है। तो ये सब इसी तरह आ गया। सेम इसी तरह SPC इंडिया के अंदर है, उनको जी उन्होंने कैन रिड्यूस ऑपरेटिंग उस 3 नंबर दिए हैं। अगर हम स्किल्ड पर्सनल की बात करें तो 4 नंबर दिए हैं, वेटेज तो वही रहेगी सबके केस में। तो ये 0.2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया तो 0.8 आ गया, विच इज़ लेस दैन 1.0 इन केस ऑफ US कंपनी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें उन्होंने स्किल्ड पर्सनल को 3 नंबर दिए थे, ठीक है। तो अब ये सबको इसी तरह जितने 7 फैक्टर हैं इनको उन्होंने मल्टीप्लाई किया क्राइटेरियाज को इम्पोर्टेंस वेटेज के साथ, और सब की वेटेज निकाली। सबका जब सम आया, US के अंदर जो सी कंपनी है वो 3.9 उसका सम आया, इंडिया के अंदर जो सी कंपनी है उसका 3.3 आया, और इसराइल के अंदर जो सी कंपनी है 3.8 आया। तो किसको सिलेक्ट करेंगे? इंडिया वाली को नहीं, इंडिया वाली को नहीं करेंगे, US वाली को करेंगे। क्यों? उसकी जो सी टोटल वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सिलेक्ट क्राइटेरिया किसी कंपनी को सिलेक्ट करने का। लेकिन उसमें इम्पोर्टेंस ये इस बात की है कि ये जो से हमने क्राइटेरिया बनाए हैं, किसने बनाए हैं, किस लेवल पे जाके बने हुए हैं, और मतलब और इनको जो सी वेटेज दी है वो किस तरह दी गई है। इसके लिए जी अबव मेंशन एक्टिविटीज़ हैव बीन परफॉर्म बाय फील्ड एक्सपर्ट्स, इसमें आप सर्वे किए जा सकते हैं। आप कहते हैं कि ठीक है जी, हमने अब IT जो सा हमारा फंक्शन है उसको हमने आउटसोर्स करना है, आप कंपनी सर्वे कर सकती है, या कंपनी की जो सी टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, वो इसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं कि हमारी ये नीड्स हैं। नीड्स तो कंपनी के ना, तो उसके टॉप मैनेजमेंट को पता होगा ये नीड्स हैं, इनको इतनी वेटेज देनी है, या हमने ये जो सी हमारी मेन एट्रीब्यूट्स हैं उनको हमने आउटसोर्स करना है। तो इसमें आपके फील्ड एक्सपर्ट भी होते हैं जिनको इन चीज़ों का आइडिया होता है। आप सर्वे वगैरह करवा सकते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के मतलब कौन सी चीज़ें ज़्यादा मतलब इम्पोर्ट्स की हैं, ठीक है। तो ये हमारा यही पॉइंट बता रहा है, बफ मेंशन एक्टिविटीज़ हैव बीन परफॉर्म्ड बाय फील्ड एक्सपर्ट्स, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। होपफुली आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।